कहानी शुरू होती है 1930 के आसपास के मुंबई से, जब एक यंग लड़का अपने पापा से पूछता है, पापा क्या हम भी तारों को छू सकते हैं। उसका नाम था होमी जहांगीर भाभा। दरअसल उस बच्चे को तारे नहीं, न्यूट्रॉन्स और एटम्स में दिलचस्पी थी, लेकिन तब ना इंडिया आजाद था ना उसके पास कोई लैब। पर उस लड़के ने एक सपना देखा था कि एक दिन भारत खुद की एटॉमिक ताकत बनाएगा, वो भी अपने दम पर, अपनी मिट्टी पर। कई सालों बाद जब इंडिया आजाद हुआ तो वही लड़का अब एक साइंटिस्ट बन चुका था और उसी ने रखी TIFR की नींव, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो इंडिया को न्यूक्लियर मैप पर लाने वाला था। पर सवाल ये था कि एनर्जी के लिए या वेपन के लिए। डॉक्टर भाभा को लगता था कि एटम सिर्फ बम के लिए नहीं होता, वो फ्यूचर की बिजली है, और इसलिए उन्होंने नेहरू को ये बताया कि अगर हम स्मार्ट रहे तो दुनिया हमें एनर्जी के लिए याद रखेगी, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। पंडित नेहरू को यह बात बहुत ज्यादा जमी और 1948 में बना एटॉमिक एनर्जी कमीशन। शुरुआत हुई थोरियम से, एक ऐसा एलिमेंट जो बाकी दुनिया के लिए बस एक मिनरल था, लेकिन हमारे लिए गोल्ड से कम नहीं। भाभा का 3 लेवल प्लान तैयार हुआ, यूरेनियम से प्लूटोनियम, फिर ब्रीडर रिएक्टर और आखिर में थोरियम बेस्ड इंडिपेंडेंस। पर हर कहानी में एक डिसीजन भी होता है, और इस कहानी में वो थे मेघनाथ शाह, एक ब्रिलियंट एस्ट्रोसाइंटिस्ट जिन्होंने खुलेआम सवाल उठाया AEC की प्रायोरिटीज पर। उन्होंने कहा कि एटॉमिक एनर्जी सिर्फ एक लैब की लग्जरी नहीं हो सकती, ये लोगों की जरूरत बननी चाहिए। भाभा सीक्रेसी में बिलीव करते थे और साहा ओपननेस में, और ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे साइंटिफिक डिबेट से पॉलिटिकल चेस बोर्ड तक फैलने लगा। क्या हमारा फोकस सही था या हम एनर्जी के नाम पर एक प्रेस्टिसाइज प्रोजेक्ट बना रहे थे? दरअसल अमेरिका ने एटम फॉर पीस पर राग छेड़ दिया, कनाडा और यूके ने रिएक्टर्स देना शुरू किया। सर सिर्फ एक थी, शांति के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इंडिया ने हामी भर दी। अप्सरा आया यूके से, साइरस आया कनाडा से, लेकिन अब लैब में प्लूटोनियम भी बनने लगा था, वो एलिमेंट जो बम का भी फ्यूल है। अब दुनिया का शक बढ़ने लगा, लेकिन इंडिया अभी भी चुप था। वैसे कहानी की सबसे खतरनाक चालें हमेशा खामोश होकर चली जाती हैं। इसी दौरान 1962 का इंडिया और चाइना का वार स्टार्ट हुआ, जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। एक सवाल हर डिफेंस मीट में गूंजने लगा, क्या हमारे पास डिटरेंट है? तभी सरकार ने एटॉमिक सीक्रेसी का कानून बना दिया। अब ना कोई सवाल पूछता था ना जवाब मिलता था, सब कुछ अंदर ही अंदर सीमर हो रहा था। और यहाँ भी सवाल उठे कि क्या इतनी सीक्रेसी लोकतंत्र में जायज है? मेघनाथ साहब जीवित नहीं थे, लेकिन उनकी बातों की गूंज अब भी कॉरिडोर में थी। क्या साइंटिफिक प्रोग्रेस सिर्फ बंद दरवाजे के पीछे होनी चाहिए? ये वही समय था जब डॉक्टर भाभा ने कहा कि हम बम बना सकते हैं, बस हमें पॉलिटिकल सिग्नल चाहिए। पर समय को कुछ और ही मंजूर था। 1966 में सब कुछ थम गया। डॉक्टर भाभा एक प्लेन क्रैश में चल बसे। कुछ ने कहा हादसा था, लेकिन कुछ ने कहा कि सैबोटेज। पर अब लीडरशिप इंदिरा गांधी के हाथ में था। इंदिरा गांधी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, पर उन्होंने एक सिग्नल दिया, अब बस बात नहीं, एक्शन चाहिए। और तभी कहानी ने नया मोड़ लिया, क्योंकि अब ये साइंस नहीं, पॉलिटिक्स बन चुका था। कुछ साइंटिस्टों को पोखरण की सूखी जमीन पर भेजा गया। वहां के लोकल लोगों से ये कहा गया कि यहाँ पे मिट्टी की टेस्टिंग हो रही है। असल में जमीन के नीचे एक ऐसा प्लेग्राउंड बन रहा था जहाँ दुनिया का सबसे शांत देश सबसे तेज धमाका करने वाला था। कोड नेम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन जो ब्लास्ट हुआ वो बुद्धा के चेहरे से ज्यादा हिरोशिमा की याद दिला रहा था। 18 मई 1974 को धमाका हुआ और भारत ने दुनिया को बता दिया कि हम अब न्यूक्लियर पावर हैं। पर इस ब्लास्ट ने जितना शॉक बाहर दिया उतना ही अंदर भी। क्या ये भारत की सुरक्षा थी या पॉलिटिकल शोकेस? अब दुनिया का गुस्सा फूटा। कनाडा ने रिएक्टर सप्लाई बंद कर दिया, अमेरिका ने सैंक्शन लगाए और यूएन में इंडिया के अगेंस्ट बातें होने लगी। पर अब इंडिया को क्या था? जो करना था हमने कर लिया था। लेकिन फिर भी इंडिया ने कहा कि हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, और यहीं से चाल शुरू हुई एम्बिग्यूटी की। बॉम्ब तो था पर बोलेंगे नहीं, एडमिट भी नहीं कि हमारे पास बॉम्ब है, और ना ही डिनाई कि नहीं है। जैसे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बनी, जिसका मतलब ये होता है कि हम पहले वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर उधर से कोई वार करता है तो हम जवाब जरूर देंगे। अब ये कहानी बन चुकी थी एक पजल, और उस पजल के टुकड़े इंडिया ने खुद बनाए थे। हर पीएम के दौर में विस्पर होते रहे, इंडिया फिर से टेस्ट करेगा क्या? नेक्स्ट स्टेप क्या है? कोई आंसर नहीं आता था, बस वैग सिग्नल्स। डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड पर हर मूव कैलकुलेटेड थी। इंडिया धीरे धीरे सुपर पावर क्लब के पास जा रहा था, बिना किसी से परमिशन मांगे। पर क्या ये चाल आगे चलकर इंटरनेशनल ट्रस्ट को तो नहीं तोड़ेगी? लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि चाइना आज अपने न्यूक्लियर पावर को ओपनली बढ़ा रहा है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि वो नए मिसाइल सिलोस बना रहे हैं, और उनकी प्लानिंग है अपने वार हेड्स को आने वाले सालों में 3 गुना करने की। मतलब सिर्फ साउथ चाइना सी या LAC ही नहीं, पावर गेम जमीन के नीचे भी तेज हो रही है। तो क्या हमारा नो फर्स्ट यूज जैसा स्टांस आज के इस बदलते माहौल में उतना ही असरदार है, या वक्त आ गया है अपनी न्यूक्लियर सोच को फिर से टटोलें? पर क्या सिर्फ चाइना की तैयारी ही चिंता का कारण है? पाकिस्तान भी अक्सर अपने टेक्निकल न्यूज की बातें करता है, छोटे रेंज के हथियार जो बैटलफील्ड में यूज हो सकते हैं, और इंडिया नो फर्स्ट यूज का किताब पकड़े बैठा
बैठा है। क्या ग्राउंड रियलिटी और किताब के पन्नों में कोई डिस्कनेक्शन तो नहीं है? और वहीं अमेरिका और रूस जैसे देश डिसआर्मामेंट की बातें करते हैं, लेकिन खुद के पास हजारों वारहेड्स रखे हुए हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्या एक नॉन एनपीटी नेशन जैसे इंडिया के लिए कोई असर छोड़ते हैं? या फिर इंडिया को अब ओपनली बोल देना चाहिए कि हम भी सुपर पावर का लैंग्वेज समझते हैं? अब इमेजिन करो एक ऐसा वक्त जब साउथ एशिया न्यूक्लियर हॉट जोन बन जाए, तो क्या पोखरण 1 की पीसफुल इमेज उस वक्त काम आएगी? या फिर उस समय दुनिया पूछेगी कि इंडिया इतनी देर तक चुप क्यों रहा? एक और डर है टेक लीक का। जिस दिन ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में गई, उस दिन ना कोई बॉर्डर मैटर करेगा, ना कोई डॉक्ट्रिन। क्योंकि सवाल अब भी यही उठता है कि क्या इंडिया सच में अपने प्रोग्राम को पूरा फुल प्रूफ बना चुका है? और आखिर में सवाल वही पुराना, क्या हम फिर से धमाका करेंगे? पोखरण सेकेंड जैसा कोई नया चैप्टर खुलेगा, या फिर ये स्टोरी इसी तरह साइलेंट होकर अपना जवाब खुद ढूंढती रहेगी? क्योंकि अब दुनिया जवाब चाहती है, एम्बिग्यूटी नहीं। और शायद अब वक्त है क्लैरिटी का, बिना मुस्कुराते हुए बुद्धा की तरह।